हेलो दोस्तों, BY के बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स की इंस्पायरिंग जर्नी, उनका मेंटल वार और एम्पायर बिल्डिंग के लाइव लेसन को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट आपके स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं मेरे AI को होस्ट के साथ। लेट्स डाइव इन। उम्म, कल्पना कीजिए कि लाइक एक बहुत ही एडवांस कार किसी एकदम शानदार हाईवे पर खुद को ड्राइव कर रही है। एक सेल्फ ड्राइविंग कार। हाँ बिल्कुल। और उस गाड़ी के अंदर के सिस्टम को ना ये पूरी तरह से लगता है कि वो खुद तय कर रही है कि उसे कहाँ जाना है, किस स्पीड पर चलना है और कब ब्रेक लगाना है। राइट। मतलब उसे अपनी इस आज़ादी पर पूरा भरोसा है, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है ना। बिल्कुल, उस गाड़ी को कोई और ही चला रहा होता है। एग्जैक्टली उस गाड़ी को एक ऐसा लाइक इनविजिबल GPS और कुछ ऐसे कोड्स कंट्रोल कर रहे हैं जिन्हें वो गाड़ी ना तो देख सकती है और ना ही समझ सकती है। और मजे की बात यह है कि उसे इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं है। हाँ, तो अगर हम बायोलॉजी या लाइक एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो हम इंसान हम बिल्कुल उसी गाड़ी की तरह हैं। ये बहुत ही डीप बात है ना। हमेशा ये मानते हैं कि हमारे विचार, हमारी पसंद, हमारे जो भी गोल्स हैं वो सब हमारे अपने हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। जी, आज की इस गहरी चर्चा में हम जिन सोर्सेस का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वे जीव विज्ञान और इन्वेस्टमेंट की दुनिया के कुछ सबसे क्रांतिकारी विचारों का एक बहुत ही दिलचस्प मिक्स है। बहुत ही पावरफुल मिक्स कहूंगा मैं इसे। बिल्कुल। हम रिचर्ड डॉकिंस की 1976 की बहुत ही मशहूर किताब द सेल्फिश जीन और साथ ही दिग्गज इन्वेस्टर चार्ली मंगर के विचारों को डिकोड करेंगे। और ये कोई बोरिंग साइंस का लेक्चर नहीं होने वाला। एकदम नहीं। हमारा मिशन बस ये समझना है कि कैसे अरबों साल पुराना एवोल्यूशन आज भी हमारे बैंक बैलेंस, हमारे रोजमर्रा के बिहेवियर और हमारे डिसीजंस को चला रहा है। हाँ, क्योंकि ये एक ऐसा नजरिया है ना जो हमारी पूरी की पूरी सेल्फ इमेज को तोड़कर रख सकता है। मतलब डार्विन ने जब एवोल्यूशन या विकासवाद का सिद्धांत दिया था तो उन्होंने उसे प्रजातियों या स्पीशीज के नजरिए से समझाया था। राइट। उन्होंने बताया था कि कैसे एक पूरी प्रजाति समय के साथ बदलती है। एग्जैक्टली। और जो प्रजाति सबसे फिट होती है वही सर्वाइव करती है। इसे हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। लेकिन डॉकिंस ने इस विचार को एक अलग ही लेवल पर ले जाकर ना जूम इन किया। जूम इन किया मतलब उन्होंने कहा कि विकासवाद का असली खेल बाहर प्रजातियों के स्तर पर नहीं बल्कि एकदम माइक्रो लेवल पर होता है। अच्छा। यानी जीन के स्तर पर। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा सा पुशबैक देना होगा। हाँ बताइए। बचपन से हमें स्कूलों में यही तो सिखाया गया है कि जीवन के इस पूरे नाटक में जीव या जो ऑर्गेनिज्म है वही मेन कैरेक्टर है। बिल्कुल, यही ट्रेडिशनल सोच है। मतलब एक शेर हिरन का शिकार करता है ताकि शेर जिंदा रह सके, एक पेड़ सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ता है ताकि पेड़ जिंदा रह सके। हम इंसान सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं ताकि हम अपनी फैमिली के साथ सर्वाइव कर सके। तो इसमें डॉकिंस ने नया क्या कह दिया? नया ये है कि डॉकिंस ने कहानी का मेन कैरेक्टर ही बदल दिया। मेन कैरेक्टर बदल दिया? हाँ। उनके मुताबिक एवोल्यूशन की इस पूरी कहानी में ना मुख्य पात्र इंसान, शेर या पेड़ नहीं है। तो फिर कौन है? हम तो सिर्फ एक छलावा है। असली मेन कैरेक्टर वो जीन है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। अरे बाप रे। मतलब शेर शिकार इसीलिए नहीं कर रहा कि शेर को जिंदा रहना है। शेर के अंदर जो जीन्स है ना, उन्होंने शेर का वो भारी भरकम शरीर और उसके पंजे इसलिए बनाए हैं ताकि वो जीन्स खुद को जिंदा रख सके। ओहो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंसान का शरीर या शेर का शरीर सिर्फ एक सर्वाइवल मशीन है। एग्जैक्टली, सर्वाइवल मशीन। डॉकिंस ने यही शब्द इस्तेमाल किया है। तो अगर मैं इसे आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखूं, लाइक क्या हम सिर्फ एक रेंटल कार की तरह हैं? एक रेंटल कार? हाँ, मतलब जिसे हमारे अंदर बैठे जीन्स ने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बस किराए पर लिया है। और उनकी मंजिल क्या है? अगली जनरेशन। राइट, अगली पीढ़ी तक पहुंचना। ये रेंटल कार वाली एनालॉजी ना बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर हम इसे एकदम ठंडे लॉजिक से देखें तो हमारा शरीर, हमारी मांसपेशियां, हमारा इतना कॉम्प्लेक्स दिमाग, ये सब कुछ सिर्फ एक व्हीकल है, एक गाड़ी है। और ड्राइवर जीन है। बिल्कुल।
जीन्स ने अरबों सालों के ट्रायल और एरर से इस व्हीकल को बहुत संभलकर इसलिए डिजाइन किया है ताकि वे खुद को बाहरी दुनिया के खतरों से बचा सकें और अपनी जर्नी आगे बढ़ा सकें। तो जब जर्नी पूरी हो जाती है तब क्या होता है? जैसे ही जीन्स रिप्रोडक्शन के जरिए अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं ना, तो ये पुरानी रेंटल कार यानी हमारा ये जो शरीर है वो उनके लिए किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए हम बूढ़े होते हैं और इवेंचुअली मर जाते हैं। जीन्स को हमारे शरीर की कोई लॉन्ग टर्म परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी कॉपी बनाने से मतलब है। बस उन्हें सिर्फ रेप्लिकेट करना है। यार ये तो बहुत ही डार्क और अनकंफर्टेबल विचार है। मतलब हम तो खुद को प्रकृति का सबसे महान आविष्कार मानते हैं और यहाँ पता चल रहा है कि हम सिर्फ एक यूज एंड थ्रो व्हीकल है। थोड़ा अजीब लगता सुनने में, लेकिन साइंस यही कहती है। और शायद इसी वजह से उस किताब का वो मशहूर नाम आता है, द सेल्फिश जीन। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे एक डाउट है, क्या जीन सच में स्वार्थी या लिटरली सेल्फिश होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब क्या मेरे अंदर के जीन्स किसी कंट्रोल रूम में बैठकर कोई साजिश रच रहे हैं कि चलो आज इस इंसान से ये काम करवाते हैं? नहीं, यहीं पर अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं इसे समझने में। जब डॉकिंस सेल्फिश या स्वार्थी शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनका मतलब हमारे इंसानी इमोशनल स्वार्थ से बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो फिर किस तरह का स्वार्थ? देखिए, जीन्स में कोई कॉन्शियसनेस या चेतना नहीं होती। उनका कोई इरादा या इंटेंशन नहीं होता कि उन्हें किसी का बुरा करना है। वे बस केमिकल कोड्स हैं, डीएनए के टुकड़े। उनका जो स्वार्थ है ना, वो बस एक अंधा एकदम लॉजिकल नियम है। लाइक एक प्रोग्रामिंग। हाँ, जो कोड अपनी कॉपी बनाने में ज्यादा सक्षम होता है वो आगे बढ़ता है, जो नहीं बना पाता वो बस खत्म हो जाता है। तो इसमें कोई इमोशन नहीं है? जरा भी नहीं। इसे आप ना ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण की तरह समझें। ग्रेविटी? हाँ, गुरुत्वाकर्षण ये बैठ के सोचता नहीं है कि उसे सेब को नीचे क्यों खींचना है या इंसान को क्यों खींचना है, वो बस खींचता है। ये यूनिवर्स का रूल है। राइट, वो बस अपना काम कर रहा है। वैसे ही सफल जीन बिना सोचे समझे बस अपनी कॉपी बनाते जाते हैं। ठीक है, मैं इस केमिकल कोड वाली बात को मान लेती हूँ कि सब कुछ एक ठंडे लॉजिक से चल रहा है। लेकिन अगर हमारे अंदर के जीन पूरी तरह से और एकदम अंधे रूप से स्वार्थी हैं, तो फिर इस दुनिया में ऑल्ट्रुइज्म या निस्वार्थ भाव क्यों मौजूद है? ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स लगता है ना? बायोलॉजी इस बात को कैसे एक्सप्लेन करेगी कि एक इंसान किसी अनजान आदमी को डूबने से बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है? सही बात है। या फिर एक जानवर अपने झुंड को बचाने के लिए खुद को शिकारी के सामने कर देता है? ये तो एवोल्यूशन के उस सर्वाइवल वाले गणित की बिल्कुल खिलाफ जाता है। आपको पता है, इस सवाल ने ना दशकों तक डार्विनियन साइंटिस्ट को बहुत परेशान किया था। मुझे हैरानी नहीं है, ये तो पूरी थ्योरी को ही पलट देता है। बिल्कुल। अगर सिर्फ सबसे फिट ही बचता है तो कोई अपने भारी नुकसान की कीमत पर दूसरे की मदद क्यों करेगा? लेकिन जब हम इसे जीन के नजरिए से देखते हैं ना, तो ये पहली एकदम सुलझ जाती है। वो कैसे? इसे बायोलॉजी में किन सिलेक्शन कहा जाता है। किन सिलेक्शन? मतलब अपने रिश्तेदारों को चुनना। एग्जैक्टली। वो निस्वार्थ भाव जो हमें एक बहुत ही महान इमोशन लगता है ना, वो असल में जीन के लेवल पर एक बहुत ही चालाक कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन? हाँ, लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को आग से बचाने के लिए कूद पड़ती है, तो वो दिमाग में कोई कैलकुलेटर लेके थोड़ी बैठती है। जाहिर है नहीं। वो तो प्यार है ना, एक माँ की ममता है। उसे आप सिर्फ एक ठंडी चालाक कैलकुलेशन कैसे कह सकते हैं? मैं मानता हूँ कि माँ जो महसूस करे वो एक बहुत ही सच्चा और गहरा इमोशन ही है, उसमें कोई झूठ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इवोल्यूशन ने उस इमोशन को उसके दिमाग में डाला ही क्यों? ताकि वो बच्चे को बचाए। बिल्कुल। लेकिन जीन के नजरिए से सोचिए, उस बच्चे के अंदर माँ के 50% जीन्स मौजूद हैं। हाँ, ये तो है। तो अगर उस पुरानी सर्वाइवल मशीन यानी माँ के नष्ट होने से एक नई और युवा सर्वाइवल मशीन यानी बच्चा बच जाता है, जिसके पास भविष्य में कॉपी बनाने के ज्यादा मौके हैं। एग्जैक्टली। तो जीन्स के लिए ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेड ऑफ है, एक तरह का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ओहो, मतलब ये सब नंबर्स का खेल है। पूरी तरह से। मशहूर बायोलॉजिस्ट जेबीएस हॉल्डेन ने एक बार मजाक में बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं 2 भाइयों या 8 चचेरे भाइयों को बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगा। अरे वाह, ये तो पूरा गणित है, क्योंकि एक इंसान के अपने भाई के साथ 50% जीन्स शेयर होते हैं, राइट? हाँ। तो 2 भाइयों को मिला लें तो उनके 100% जीन्स कवर हो जाएंगे। और 8 कजन के साथ भी रेशियो वही जाके बैठेगा। एकदम सही। यही किन सिलेक्शन का गणित है। प्रकृति में हम देखते हैं कि निस्वार्थ भाव या ऑल्ट्रुइज्म अक्सर उन जीवों के बीच सबसे ज्यादा होता है जिनका जेनेटिक कोड शेयर होता है।
कोई और उदाहरण है इसका? मधुमक्खियों का छत्ता इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? वर्कर मधुमक्खियां जो होती है ना, वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी रिप्रोड्यूस नहीं करती, वे बच्चे पैदा नहीं करती और वे अपनी जान दे देती हैं छत्ते को बचाने के लिए। डंक मारती हैं और मर जाती हैं। हाँ, मैंने सुना है। लेकिन वो ऐसा क्यों करती हैं अगर उन्हें अपने जीन्स आगे नहीं बढ़ाने? क्योंकि क्वीन मधुमक्खी के जो बच्चे होते हैं वे वर्कर मधुमक्खियों की सगी बहनें होती हैं। जेनेटिकली उनके कोड्स इतने ज्यादा मैच करते हैं कि वर्कर मधुमक्खियों के लिए खुद बच्चे पैदा करने से बेहतर इन्वेस्टमेंट अपनी बहनों को पालना और उन्हें बचाना है। ये तो माइंड ब्लोइंग है। तो मतलब हमारा सारा प्यार, बलिदान और दयालुपन, ये सब सिर्फ जीन्स की एक चाल है ताकि वे अपने शेयर्ड जीन्स को बचा सकें। बायोलॉजी के हिसाब से तो यही सच है। ये सच में थोड़ा डिप्रेसिंग है। लेकिन चलिए, अगर मैं बायोलॉजिकल दुनिया में जीन्स की इस पूरी डिक्टेटरशिप को मान भी लूं, तो उन चीजों का क्या जो बायोलॉजी के बिल्कुल उलट जाती हैं? जैसे कि? मतलब इंसान सिर्फ खून और हड्डियों से तो नहीं बना है ना। लोग एक ऐसे राजनीतिक या धार्मिक विचार के लिए अपनी जान दे देते हैं जिनसे उनका कोई दूर दूर तक जेनेटिक कनेक्शन नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। या फिर कुछ लोग जीवन भर ब्रह्मचर्य या सेलिबसी का पालन करते हैं, वो तो बच्चे पैदा ही नहीं करते। जेनेटिक नजरिया तो इसे सीधा सुसाइड कहेगा। जीन्स का ये जो मॉडल है वो इन चीजों को कैसे समझाएगा? और यहीं पर हमारा ये जो पूरा सोर्स मटेरियल है ना, वो एक बहुत ही माइंड बेंडिंग टर्न लेता है। अच्छा। हाँ, डॉकिंस को भी ये एहसास हुआ कि इंसान केवल बायोलॉजी से नहीं चलता, हम जानवरों से अलग हैं। इसलिए उन्होंने जीव विज्ञान से हटकर ह्यूमन कल्चर को समझने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट दिया और एक नया शब्द खड़ा। वो शब्द क्या है? मीम। मीम मतलब वो इंटरनेट वाले जोक्स जो हम रोज सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, लाइक कोई फनी बिल्ली का वीडियो। आज हम उसे उसी रूप में जानते हैं, लेकिन 1976 में जब डॉकिंस ने ये किताब लिखी थी तब इंटरनेट तो था भी नहीं। हाँ, वो तो है। उनका मीम से मतलब बहुत गहरा था। मीम सांस्कृतिक विकास की वो इकाई है या कल्चरल एवोल्यूशन का वो यूनिट है जो इंसानी दिमागों में ठीक वैसे ही रेप्लिकेट करता है जैसे शरीर में जीन रेप्लिकेट करते हैं। मतलब विचारों का एवोल्यूशन। एग्जैक्टली। कोई विचार, कोई कैची गाना, कोई नया फैशन ट्रेंड, कोई धार्मिक मान्यता या यहाँ तक कि लोगों के हाथ मिलाने का तरीका, ये सब मीम्स हैं। अगर मैं इसे अपनी उस रेंटल कार वाली एनालॉजी से जोड़ूं, हाँ, जोड़िए। तो क्या हम कह सकते हैं कि जीन्स हमारे शरीर का हार्डवेयर तैयार कर रहे हैं, लेकिन मीम्स हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर है? बहुत ही ब्रिलियंट कंपैरिजन है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह जीन अपनी कॉपी बनाकर एक शरीर से दूसरे शरीर में बायोलॉजिकल तरीके से जाते हैं ना, हाँ, उसी तरह मीम अपनी कॉपी बनाकर कम्युनिकेशन के जरिए, बातचीत के जरिए एक दिमाग से दूसरे दिमाग में छलांग लगाते हैं। तो ये तो बिल्कुल एक दिमागी वायरस या माइंड वायरस की तरह काम करता है। बिल्कुल एक वायरस की तरह। जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह रेडियो पर कोई बहुत ही कैची गाना सुनते हैं, कोई ईयरवर्म। हाँ, जो दिमाग में चिपक जाता है। राइट। अब वो पूरा दिन आपके दिमाग में बजता रहता है। वो गाना क्या कर रहा है? वो आपके दिमाग की एनर्जी यूज करके खुद को जिंदा रख रहा है। एकदम सही। और फिर जब आप ऑफिस जाके उस गाने तो गुनगुनाते हैं, तो वो आपके कलीग के दिमाग में भी ट्रांसफर हो जाता है, वो फैल रहा है। एग्जैक्टली। और जो रूल जीन्स पर लागू होता है ना, वही सेम रूल मीम्स पर भी लागू होता है। मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, सबसे सक्सेसफुल मीम्स वे नहीं होते जो सबसे सच्चे होते हैं या सबसे अच्छे होते हैं। तो कौन से होते हैं? सक्सेसफुल मीम्स वे होते हैं जो फैलने में सबसे तेज होते हैं, जो संक्रामक होते हैं। जो मीम्स इंसानी साइकोलॉजी को सबसे जोर से हिट करते हैं, वे समाज में आग की तरह फैलते हैं। मेक सेंस। आज हमारी मानव सभ्यता केवल जेनेटिक सर्वाइवल मशीन नहीं है, हम अरबों कल्चरल मीम्स के भी होस्ट बन चुके हैं। हम उनके भी व्हीकल हैं। बिल्कुल। और कभी-कभी तो एक मीम इतना पावरफुल हो जाता है ना कि वो इंसान को उसके बायोलॉजिकल जीन्स के खिलाफ भी खड़ा कर सकता है। जैसे जो मैंने कहा था, किसी आइडियोलॉजी के लिए अपनी जान दे देना। हाँ। वहाँ जीन हार जाता है क्योंकि शरीर खत्म हो गया, लेकिन मीम जीत जाता है क्योंकि वो विचार दूसरों में फैल गया। यार, ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है कि हम जीन्स और मीम्स दोनों के लिए एक बैटल ग्राउंड है और दोनों ही बस अपनी कॉपी बनाना चाहते हैं। लेकिन अब इस पूरी थ्योरी को ना थोड़ा असली दुनिया में उतारते हैं। चलिए, हम इन बायोलॉजिकल और कल्चरल जीन्स के बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं, और यहीं पर हमारे आज के सोर्सेज में दिग्गज इन्वेस्टर चार्ली मंगर की एंट्री होती है। जी बिल्कुल। मंगर तो एक अरबपति इन्वेस्टर थे। उनका इस बायोलॉजी या एवोल्यूशन से क्या लेना देना? उन्होंने द सेल्फिश जीन की थ्योरी को इतना वेटेज क्यों दिया? देखिए, चार्ली मंगर का बहुत ही क्लियर मानना था कि अगर कोई इंसान ह्यूमन नेचर और हमारी इस एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग को नहीं समझता ना, तो वो बिजनेस या इन्वेस्टिंग की दुनिया में हमेशा मात खाएगा, हमेशा फेल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगर ने
सालों तक ऑब्जर्व किया कि बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोग भी स्टॉक मार्केट में अक्सर बहुत ही इरेशनल और बेवकूफ़ी भरे फैसले लेते हैं। हाँ, ये तो हम रोज ही देखते हैं। उन्होंने महसूस किया कि इन गलतियों का असली कारण हमारी इकोनॉमिक समझ नहीं बल्कि हमारी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है। ये कैसे काम करता है? मतलब एक हंटर गैदरर या आदि मानव की प्रोग्रामिंग आज के इस मॉडर्न स्टॉक मार्केट में कैसे अप्लाई होती है, इसे एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी से समझते हैं। बताइए। मान लीजिए 1 लाख साल पहले एक आदि मानव जंगल में चल रहा है। ठीक है। और अचानक उसके पास झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। उस इंसान के पास उस पल 2 ही ऑप्शन है, या तो वो वहां रुक कर चेक करे कि वो बस हवा है या कोई खूंखार शेर है, या फिर वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत वहां से भाग जाए। जाहिर है, जो रुकेगा वो तो शेर का खाना बन जाएगा। बिल्कुल। और जो पैनिक होकर भागेगा वो जिंदा रहेगा। एग्जैक्टली। तो एवोल्यूशन ने हमारे अंदर पैनिक करने और बिना सोचे भीड़ के साथ भागने वाले जीन्स को रिवॉर्ड किया। वही लोग सरवाइव किए। इसे ही शायद ट्राइबलिज्म या इन ग्रुप बायस भी कहते हैं ना? हाँ, जहां आपकी ट्राइब या भीड़ भाग रही है बस वहीं भागो। जंगल में ये सर्वाइवल के लिए एकदम जरूरी था। लेकिन आज कोई जंगल तो है नहीं है। लेकिन अब इसी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को आप स्टॉक मार्केट में रखिए। अच्छा। जब मार्केट क्रैश होता है ना, यानी जब मॉडर्न झाड़ियों में हलचल होती है, ओहो, तो इंसान का वो प्राचीन बायोलॉजिकल अलार्म बजने लगता है। वो ये नहीं देखता कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं या बैलेंस शीट कैसी है। वो बस ये देखता है कि सब लोग अपने शेयर बेच रहे हैं, मेरा झुंड भाग रहा है, मुझे भी भागना चाहिए। एग्जैक्टली। और वो पैनिक में आके अपने सबसे अच्छे शेयर्स बहुत ही सस्ते में बेच देता है। वाओ। जो इंस्टिंक्ट जंगल में जान बचाती थी, वही स्टॉक मार्केट में वेल्थ डिस्ट्रॉय कर देती है। बिल्कुल, यही चार्ली मंगर समझाना चाहते थे। ये तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब हम आज भी सूट बूट पहनकर लैपटॉप के सामने उसी आदि मानव वाले दिमाग से फैसले ले रहे हैं। 100%। अगर हम इसे विज्ञापनों और मार्केटिंग की दुनिया से जोड़ें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज का पूरा कंज्यूमर मार्केट हमारी इसी पुरानी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग को हैक करने का गेम है? बिल्कुल कह सकते हैं। बड़े ब्रांड्स और मार्केटर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे इन प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स को कैसे ट्रिगर करना है। कोई एग्जाम्पल? आप कैलोरीज या जंक फूड का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, उसमें क्या होता है? जंगल में ना मीठा या फैट वाला खाना बहुत मुश्किल से मिलता था। कभी कभार कोई फल मिल गया या शहद मिल गया। तो जीन्स ने हमारे दिमाग में प्रोग्रामिंग कर दी कि जब भी मीठा मिले उसे जितना हो सके दबाकर खा लो। राइट। पता नहीं कल मिलेगा या नहीं। हाँ। आज हमारे पास खाने की कोई कमी नहीं है, हर नुक्कड़ पर दुकान है, लेकिन हमारा दिमाग आज भी उसी तरह मीठे की तरफ भागता है। और जंक फूड कंपनियां इसी बायोलॉजिकल लूप का फायदा उठाती है। बिल्कुल, वे हमारे सेल्फिश जीन्स को हैक कर रही हैं। और शायद मुझे लगता है कि यही चीज स्टेटस और लग्जरी गुड्स के साथ भी होती है। वो कैसे? मतलब कोई भी इंसान 10 लाख की घड़ी सिर्फ टाइम देखने के लिए तो नहीं खरीदता ना। टाइम तो 100 रुपए की घड़ी भी वही दिखाती है। सही बात है। तो वो क्यों खरीदता है? वो घड़ी असल में एक सिग्नल है। जैसे एक मोर अपने पंख फैलाकर फीमेल मोर को दिखाता है कि उसके पास बेहतरीन जीन्स हैं। क्या बात है। वैसे ही वो महंगी घड़ी सोसाइटी में रुतबा दिखाती है। और एवोल्यूशन के नजरिए से हाई स्टेटस का मतलब है कि उस इंसान के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं और उसे एक बेहतर पार्टनर मिलने की संभावना ज्यादा है। बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है ये। और सिर्फ स्टेटस ही नहीं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी जो फोमो होता है उसे देखिए। हाँ, सेल आज रात खत्म हो रही है, या हुर्रे अब सिर्फ 2 आइटम बचे हैं। ये मार्केटिंग टैक्टिक सीधा हमारे उस पुराने डर पर चोट करती है कि अगर हम पीछे रह गए, अगर हमें रिसोर्सेज नहीं मिले, तो हमारा सर्वाइवल खतरे में आ जाएगा, हम भूखे मर जाएंगे। एग्जैक्टली। चार्ली मंगर कहते थे कि जो इंसान इन बायोलॉजिकल कमजोरियों को समझ लेता है ना, वो ना सिर्फ मार्केट की चाल को समझ सकता है, बल्कि वो खुद को भी इन ट्रैप्स में फंसने से बचा सकता है। मतलब आपको अपने ही दिमाग से एक कदम आगे रहना होगा। हाँ, आपको ह्यूमन बिहेवियर को बिना किसी सेंटिमेंट के, बिना इमोशनल हुए, एकदम ठंडे दिमाग से ऑब्जर्व करना आना चाहिए। लेकिन अगर सब कुछ ऐसा ही है, तो ये मुझे पर्सनली बहुत ही डराने वाली सिचुएशन लगती है। डराने वाली क्यों? क्योंकि अगर मेरे सारे फैसले मेरी जेनेटिक प्रोग्रामिंग तय कर रही है, मेरा डर और लालच फोमो तय कर रहा है, मेरी पसंद और मेरे विचार मीम्स तय कर रहे हैं, हाँ, तो फिर फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा जैसी कोई चीज बची भी है क्या दुनिया में? क्या हम सच में सिर्फ कठपुतलियां हैं जिनकी डोर कोई अदृश्य जीन खींच रहा है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। और आपको बता दूं कि डॉकिंस ने भी अपनी किताब के अंत में इसी सबसे अनकंफर्टेबल सवाल का सामना किया है। तो उनका जवाब क्या है? उनका कंक्लूजन डराने वाला नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा होपफुल है।
वो कैसे? उनका कहना है कि इस पूरी पृथ्वी पर इंसान ही एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो अपने बनाने वालों के खिलाफ, यानी अपने ही सेल्फिश जीन्स के आदेशों के खिलाफ बगावत कर सकती है। हम रिबेल कर सकते हैं? जी हाँ, हम रिबेल कर सकते हैं। लेकिन कैसे? जब हमारा पूरा का पूरा सिस्टम ही जीन्स ने बनाया है तो हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ ना कि कोई कंप्यूटर अपने ही प्रोग्रामर के खिलाफ हो जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है। सच में? इसे इस तरह समझिए कि जीन्स ने इंसान के दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर की तरह बनाया था ताकि वो जंगल की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है। लेकिन विकासवाद के दौरान वो सुपर कंप्यूटर इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि उसमें अवेयरनेस यानी चेतना आ गई। अब वो सिर्फ अंधे कमांड्स फॉलो नहीं करता, वो सवालों के जवाब खुद सोच सकता है। इसका सबसे पावरफुल उदाहरण है कॉन्ट्रासेप्शन या बर्थ कंट्रोल का इस्तेमाल करना। ओहो, ये तो बहुत ही शानदार पॉइंट है ना? मतलब जीन का तो पूरी जिंदगी का बस एक ही गोल है, किसी भी तरह अपनी कॉपी बनाना। बिल्कुल। लेकिन जब कोई इंसान कॉन्ट्रासेप्शन यूज करता है या जब कोई कपल फैसला करता है कि उन्हें अपनी करियर की वजह से या अपनी मर्जी से बच्चे नहीं चाहिए, तो वे सीधे सीधे बायोलॉजी के उस सबसे बड़े नियम को रिजेक्ट कर रहे हैं। वे जीन से कह रहे हैं कि नहीं भाई, मुझे तुम्हारी कॉपी नहीं बनानी है। बिल्कुल सही। वे उस सर्वाइवल मशीन को हैक कर रहे हैं। इसके अलावा आप अडॉप्शन को देखिए। अनाथ बच्चों को गोद लेना। बायोलॉजिकल नजरिए से किसी ऐसे बच्चे की देखभाल करना, अपना सारा पैसा, अपना समय और एनर्जी उस पर लगाना जिससे आपका दूर दूर तक कोई जेनेटिक कनेक्शन नहीं है। ये तो पूरी तरह से एवोल्यूशन और किन सिलेक्शन के खिलाफ है। बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन इंसान ऐसा करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। ये सच है। हम अनजान लोगों के लिए चैरिटी करते हैं, हम पर्यावरण बचाने के लिए अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं। हम सिर्फ अपनी बायोलॉजिकल ड्राइव्स के अंधे गुलाम नहीं हैं। ये बात सच में ना बहुत सुकून देती है। हाँ। तो आखिर में वो कौन सी चीज है जो हमें इस जेनेटिक डिक्टेटरशिप से आजाद करती है? वो है हमारी अवेयरनेस, हमारी चेतना। जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि हमारे अंदर का सेल्फिश जीन और हमारे आसपास के जो मीम्स हैं वे कैसे काम कर रहे हैं, तो वो नॉलेज, वो ज्ञान हमें एक चॉइस देता है, एक आजादी देता है चुनने की। एग्जैक्टली। डॉकिंस बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हमें स्वार्थी होने के लिए प्रोग्राम किया गया है, इसलिए हमें निस्वार्थ होना सीखना पड़ेगा। हम अपनी बायोलॉजी से ऊपर उठ सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं समराइज करूं तो द सेल्फिश जीन केवल बायोलॉजी की कोई पुरानी टेक्स्ट बुक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा लेंस है जिससे लाइफ के हर एक पहलू को डिकोड किया जा सकता है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना हो या किसी रिश्ते को समझना हो। एकदम सही। और चार्ली मंगर जैसे लोग इसलिए इतने सफल रहे क्योंकि उन्होंने ह्यूमन नेचर के इन कड़वे सच को एक्सेप्ट किया और दुनिया को वैसी ही देखी जैसी वो है, ना कि वैसी जैसी वो होनी चाहिए। यही उनकी कामयाबी का राज था। आज के इस डीप डाइव ने सच में बहुत सारे ऐसे दरवाजे खोले हैं जिनके बारे में हम आम तौर पर नहीं सोचते। हमने सर्वाइवल मशीन से लेकर मीम्स तक का एक बहुत ही शानदार सफर तय किया। मुझे भी बहुत मजा आया इस चर्चा में। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम उसी गाड़ी वाले थॉट एक्सपेरिमेंट पर वापस लौटें जिससे हमने शुरुआत की थी। श्योर। देखिए, जब भी कोई इंसान शीशे में खुद को देखता है ना, तो उसे लगता है कि वो अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर बैठा है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिन चीजों के पीछे भागते हैं, चाहे वो पैसा हो, किसी महंगे ब्रांड का बैग हो, सोसाइटी में वैलिडेशन पाना हो या कोई नया इंटरनेट ट्रेंड फॉलो करना हो, राइट। जरा सोचिए, क्या वे सच में हमारी अपनी इंसानी इच्छाएं हैं या फिर वे सिर्फ किसी बहुत ही चालाक जीन और किसी वायरल मीम का एक इनविजिबल कोड है जो हमारे दिमाग में बैठकर चुपचाप अपना काम कर रहा है? ये सोचने वाली बात है। और इंसान को इस इल्यूजन में रखे हुए कि स्टीयरिंग व्हील उसी के हाथ में है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें अगली बार कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले जरूर सोचना चाहिए कि ये फैसला असल में ले कौन रहा है, हम या हमारी बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग। दोस्तों, ये था आज का पूरा निचोड़। BYU के बुक समरी के इस ग्रोथ गिफ्ट यानी इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए ताकि ये लेसन आपके लाइफ में काम आ सके। अगर आप भी हर रोज लीजेंड से सीखना चाहते हैं तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं हूं अमीन। हमेशा याद रखिए, रीड मोर थिंक डीपर। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।